सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू 5 AM यूपीएससी क्रैक प्रीलिम सीरीज़ के लिए। सो दिस सीरीज़ इज़ बेसिकली रिलेटेड विद एडवांस करंट अफेयर्स। जो करना है वन लाइनर टाइप करंट अफेयर्स नहीं, हेडलाइंस वाले करंट अफेयर्स नहीं, कंसेप्चुअल एस्पेक्ट में और जो चीज़ें यूपीएससी लेवल की हैं उसको देखना है। और अगेन आई एम स्टेटिंग दिस पॉइंट कि आप पूरे यूट्यूब में सर्च भी कर सकते हैं। ज़्यादातर कंटेंट खास तौर से हिंदी माध्यम में आप देखेंगे तो वन लाइनर करंट अफेयर्स या फिर कुछ ऐसे एरियाज़ जहाँ पे एक एजुकेटर को इंटरेस्ट है उस बेसिस पे ही कंटेंट आप लोग एक्सेस कर पाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं इनके इम्पोर्टेंस को समझें, बिकॉज जिस तरीके से डायनेमिज़म एग्ज़ाम में इंक्रीज़ हो रहा है इसके पीछे एक बहुत बड़ा जो आपके लिए फैक्टर है वो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं, जहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट साइंस, एनवायरनमेंट, IR, एग्रीकल्चर और बहुत सारे एरियाज से फ्रेम हो रहे हैं। पॉलिटी, इकोनॉमी, हर जगह पे आप देखेंगे। तो इसी को ध्यान में रख के ये सीरीज़ स्टार्ट की गई है और इस सीरीज़ का ये वीडियो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी जो आप प्लेलिस्ट है वो आप लोग देख सकते हैं। प्लेलिस्ट जो है वो मैं डाल दूंगा तो आप लोग मतलब प्लेलिस्ट ऑलरेडी प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं इस पूरे के पूरे सेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो 5M सीरीज़ आपको फॉलो करना है अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी IS एग्जाम के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ फूड एग्रीकल्चर रिपोर्ट बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, India's total hidden cost of agri-food system was approximately $1 ट्रिलियन। देखो इसमें एक चीज़ थोड़ा सा देखते हैं। एक यहाँ पे शब्द मेंशन्ड है जो हमें थोड़ा समझना है, उसके बाद ही वी कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। यहाँ पे ये लोग जो बोल रहे हैं वो है मान लो एग्री फूड सिस्टम है। अब ये जो एग्री फूड सिस्टम है, इस एग्री फूड सिस्टम के आप कह सकते हैं जैसे मान लो ये एग्री फूड सिस्टम है, इस एग्री फूड सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारी कॉस्ट होंगी। जैसे मान लो कोई क्रॉप को आप प्रोड्यूस करते हो तो एनवायरमेंटल कॉस्ट भी हो सकती है, एनवायरमेंटल कॉस्ट है, और भी कई लेवल पे जो कॉस्ट है वो जो है देखने को वी कैन से मिल सकती है। जैसे एक तो एनवायरमेंटल कॉस्ट है, इसके बाद वी कैन से उससे रिलेटेड और भी कई सारे कॉस्ट हैं, मतलब वाटर का यूज़ कर रहे हो, लैंड यूज़ में चेंजेस कर रहे हो, तो ऐसे बहुत सारे रिलेटेड कॉस्ट हैं। तो अगर आप क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हो तो उस प्रोडक्शन के प्रोसेस में बहुत सारे हिडन कॉस्ट भी इंक्लूडेड होते हैं। सो उस हिडन कॉस्ट को एस्टिमेट किया गया है। जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के अंदर उस हिडन कॉस्ट को आपका किया गया है, मतलब जो हिडन कॉस्ट है उस हिडन कॉस्ट को मतलब टेबुलर फॉर्म में जो है एक तरीके से सामने रखा गया। जैसे यहाँ पे कहा गया कि टोटल जो हिडन कॉस्ट है एग्री फूड सिस्टम का वो लगभग $1.1 ट्रिलियन है एंड थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना एंड USA। तो देखो पहला पॉइंट क्या, पहली चीज़ तो देखो ये जो रिपोर्ट है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये आप मेंस में भी लिख सकते हो इस टॉपिक को। तो इन्होंने कहा कि जो हिडन कॉस्ट है, हिडन कॉस्ट रिलेटेड विथ जैसे कई प्रकार के कॉस्ट, जैसे एनवायरमेंटल कॉस्ट हो सकता है आपका, फिर उसके बाद प्रोडक्टिविटी का लॉस भी हो सकता है, हेल्थ हिडन कॉस्ट भी आपका हो सकता है, उसके बाद सोशल हिडन कॉस्ट भी हो सकता है। तो कई प्रकार के कॉस्ट, जैसे यहाँ पे एनवायरमेंटल कॉस्ट बताया, हेल्थ हिडन कॉस्ट भी बताया और सोशल हिडन कॉस्ट भी बताया, गरीबी और इन सब की वजह से। तो देयर आर मैनी हिडन कॉस्ट रिलेटेड विद द एग्री फूड सिस्टम। तो कहा गया कि जो ये हिडन कॉस्ट है, इस हिडन कॉस्ट में आफ्टर चाइना और US तीसरे नंबर पे इंडिया आता है, जिसका हिडन कॉस्ट लगभग $1.1 ट्रिलियन है। अभी जो हिडन कॉस्ट के अंदर है इसमें एनवायरमेंटल कॉस्ट इंक्लूड किया गया है, जैसे ग्रीन हाउस गैस का एमिशन, नाइट्रोजन का एमिशन, वाटर यूज़ जो जिस तरीके से पानी का बहुत इस्तेमाल होना, या फिर जो लैंड यूज़ चेंज होना है। हेल्थ का हिडन कॉस्ट है बिकॉज ऑफ फ्रॉम लॉसेस इन द प्रोडक्टिविटी ड्यू टू जो अनहेल्दी डाइट हम खाते हैं तो उससे आपका हेल्थ का हिडन कॉस्ट है। एंड सोशल हिडन कॉस्ट गरीबी और जो प्रोडक्टिविटी लॉस है बिकॉज ऑफ सही तरीके से जो हम फूड नहीं खा पाते हैं। तो देखो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि आपके पास एनवायरमेंटल कॉस्ट है, एक तो एनवायरमेंट कॉस्ट है, दूसरा हेल्थ का भी हिडन कॉस्ट है, और एक जो कहा वो है सोशल का भी हिडन कॉस्ट है। तो इंडिया इसमें थर्ड पोजीशन पे है। एक सबसे ऊपर कौन है, चाइना, उसके बाद कौन है US, और फिर तीसरे नंबर पे कौन आता है, इंडिया। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंडिया का जो हिडन कॉस्ट एग्री सिस्टम फूड सिस्टम से दैट इज़ $1.1 ट्रिलियन, जो कि बहुत ह्यूज अमाउंट आप कह सकते हो। दिस इज अमाउंट इज़ ह्यूज। अब इसमें अगर आप इंडिया की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, तो यहाँ पे पॉइंट्स याद रखना है कि इंडिया का जो शेयर है दैट इज़ 8.8%। लाइक फॉर एग्जांपल
टोटल विश्व के अंदर जो टोटल हिडन कॉस्ट है वो $12.7 ट्रिलियन है, ये ध्यान में रखना है। और उसमें इंडिया का जो शेयर है, ये याद रखना है कि इंडिया का जो शेयर है, इंडिया का शेयर बेसिकली कितना है, दैट इज़ अराउंड 8.8% आपका इंडिया का शेयर है। शेयर ऑफ इंडिया इज़ अराउंड 8.8% है, ऑल दो, है ना। तो यहाँ पे इतना है। उसके बाद जैसे इफ़ यू कैन सी कि चाइना का इसमें लगभग सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ 20%, और चाइना का लगभग 20% है। और उसके बाद यूएस का लगभग आपका 12.3% है। तो हमें देखना है कि जो भी एग्री फूड सिस्टम से जो हिडन कॉस्ट में इंडिया का क्या नंबर है, तीसरा नंबर आपका देखने को कंटिन्यूस बेसिस पे जो है मिलता है। सो इंडिया के अंदर जो बर्डन ऑफ डिजीज़ है, इसका सबसे ज़्यादा शेयर है। मतलब अगर आप हिडन कॉस्ट की बात करो तो व्हेन यू टॉक अबाउट द हिडन कॉस्ट में सबसे ज़्यादा जो शेयर है, लगभग हिडन कॉस्ट के अंदर जो 3 मेजर पार्ट है उसमें 60% जो शेयर है वो आपका हेल्थ हिडन कॉस्ट है। हेल्थ हिडन कॉस्ट, ये फैक्ट भी याद रखना। हेल्थ से रिलेटेड जो हिडन कॉस्ट है, दैट इज़ देयर हेल्थ हिडन कॉस्ट है, लोग की कंट्रीब्यूशन 60% है। तो यहाँ पे ये फैक्ट्स आपको नोट करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये स्टेटमेंट सही है। 3 तरीके के आपके हिडन कॉस्ट है, एक तरफ एनवायरमेंटल कॉस्ट है, एक हेल्थ से रिलेटेड कॉस्ट हिडन कॉस्ट है, सामाजिक हिडन कॉस्ट है। एनवायरमेंटल कॉस्ट जो है अंडर एस्टिमेटेड है, दैट इज़ करस्पॉन्ड टू अबाउट 20% ऑफ द टोटल क्वान्टिफाइड। तो एनवायरमेंटल का जो शेयर, कॉस्ट का शेयर है वो 20% है। और उसके अलावा वी कैन से मैक्सिमम आपका जो है दैट इज़ ऑफ डिजीज़ से, हेल्थ से रिलेटेड है। एंड जो फॉलोड बाय सोशल कॉस्ट है, सोशल कॉस्ट का जो शेयर है, सोशल कॉस्ट का जो शेयर है, सोशल कॉस्ट का जो शेयर है वो 40% के 14% के आसपास है। तो ये कॉस्ट अलग अलग और भी कुछ इन्होंने कैटेगराइज कर रखा है। तो यहाँ पे देखो इसमें तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, आप लोग को इसको नोट करना है। ये रिपोर्ट आपकी पब्लिश की गई है बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये मेंस में भी बिल्कुल इसमें प्रश्न बन सकता है। एंड जैसा मैंने कहा कि ये सब एडवांस करंट अफेयर्स है, और एडवांस करंट अफेयर्स की मैंने प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी 50 टेस्ट जो है आप लोगों के लिए क्रिएट किए हैं। प्राइस बहुत ही कम रखा है सौरभ पांडे CSC ऐप के अंदर, दैट इज़ अराउंड 499 रुपीज़। अब वो इंक्रीज़ होगा ही जैसे थोड़ा प्रीलिम्स क्लोज आएगा, मे बी इस मंथ के बीच में ही वो प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अगेन आई एम स्टेटिंग दिस पॉइंट कि एडवांस करंट अफेयर्स आपको कवर करना है, जिसमें मैं काफ़ी समय से काम भी कर रहा हूँ, 5-6 साल ऑलरेडी इसमें हो चुका है। तो ऐसे कंटेंट को आपको टेस्ट दे के भी अपने आप को माइंड को ट्यूनिंग करनी है, और ऐसे कंटेंट को पढ़ने की आदत भी डालनी है। इंटरेस्टिंग कई बार नहीं लग सकते हैं, आपको आलस आएगा कि भाई कोई कंट्रोवर्शियल बातें नहीं हो रही हैं या कुछ इस टाइप का, लेकिन हमें थोड़ा सा देखना है कि UPSC प्रोस्पेक्टिव में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उस पर हमें ज़्यादा काम करना है। चलो ये आंसर तो आप ही लोग कर देना। स्टबल बर्निंग है। स्टबल बर्निंग क्या है? प्रैक्टिस ऑफ इंटेंशनली सेटिंग फायर टू स्टबल बर्न सच एज राइस, व्हीट एंड हैव बीन हार्वेस्टेड। ये आसान है, इसको आप लोग ये आंसर कर देना। स्टबल बर्निंग पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ सब में देखने को मिलती है। दिल्ली में पोल्यूशन का एक मेजर फैक्टर है। जो स्मोक इस बर्निंग की वजह से होता है, तो उसके बाद एक टॉक्सिक क्लाउड्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। तो देखो यहाँ पे ये तीनों स्टेटमेंट इसके सही हैं, ये कॉमन सेंस वाले स्टेटमेंट्स हैं। अब यहाँ पे आपको ये याद रखना है, टॉक्सिक क्लाउड, ये टर्म याद रखना है। टॉक्सिक जो क्लाउड है, अगर आपसे पूछे कि एसोसिएटेड है किससे, तो स्टबल बर्निंग की वजह से जो ये पॉल्यूटेंट्स इकट्ठा हो जाते हैं और विजिबिलिटी और ये सब अफेक्ट करते हैं, उन्हें हम टॉक्सिक क्लाउड शब्द यूज़ करते हैं। तो इट इज़ बेसिकली रिलेटेड विद द पॉल्यूशन जो कि आपके स्टबल बर्निंग की वजह से होते हैं। तो यहाँ पे ये तीनों ही, यहाँ पे भी तीनों स्टेटमेंट्स आपके सही हैं, बट ये स्पेसिफिक पॉइंट टॉक्सिक क्लाउड के बारे में ध्यान में रखना है। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, वो है द हेल्थ सेक्टर इज इनएडिक्वेट प्रिपेयर टू सेफगार्ड पीपल्स फ्रॉम इफेक्ट ऑफ हीट एंड अदर एक्सट्रीम वेदर इवेंट। ये रिपोर्ट आपकी आई है बाय फ्रॉम द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। फॉलोइंग स्टेटमेंट आपको बताना है रिपोर्ट से रिलेटेड, मतलब WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा रिपोर्ट आई। इसमें कहा गया कि इसमें जो रिपोर्ट है वो क्या कहती है, द रिपोर्ट इज़ बेसिकली रिलेटेड कि हमारा हेल्थ सिस्टम कितना तैयार है। जो भी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, कभी बारिश बहुत हो रही है, कभी हीट वेव्स बहुत हो रही है, तो किस देश का कितना जो मतलब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया इज़ द लीस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन बट डिसप्रोपोर्शनटली सफ़र फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज। अब देखो आपको खुद ही है कि ऑस्ट्रेलिया तो काफ़ी डेवलप्ड है, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं अफ्रीका है। अफ्रीका सबसे, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कहा गया, ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए जो सबसे
लोएस्ट जिसका कंट्रीब्यूशन है वो अफ्रीका का है, लेकिन सबसे ज़्यादा सफ़र किसको करना पड़ता है? अफ्रीका को है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया नहीं है। लगभग 50% ऑफ एक्सेस मोर्टेलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम क्लाइमेट चेंज बाय द ईयर ऑफ 2050 विल ऑकर इन अफ्रीका, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं, मतलब ये अफ्रीका के अंदर होगी। 50% से ज़्यादा, मतलब बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज इवेंट से रिलेटेड लगभग बहुत सारे लोगों की 50% एक्सेस मोर्टेलिटी होगी। 100 मर रहे हैं तो 150 लोग मरेंगे, मतलब जो भी नंबर है वो 50% और इंक्रीज हो जाएगा, मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो ये अफ्रीका में ही है। हेल्थ ऑफ द मोस्ट वनरेबल कंट्रीज एंड पॉपुलेशन विल बी इम्पैक्टेड बाय द एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। तो हेल्थ ऑफकोर्स ये स्टेटमेंट आपका सही है, हेल्थ जो और ये सब चीज़ें आपकी अफेक्ट होंगी। तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें वहाँ देखने को मिलेंगी। हीट वेव्स है, सूखे की स्थिति है, फ्लड है, वाइल्ड फायर है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो आएगा दैट इज़ ओनली वन जो है ये आपका स्टेटमेंट, इसका आंसर जो है होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बोथ वगई रिवर। अगेन सेशन अगर आप देख रहे हैं तो एक तो सुबह उठने की आदत डालें। टाइम नहीं है एग्जाम के लिए, लेकिन आप सुबह उठें, एक डिसिप्लिन लेकर आएँ कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है, 5 बजे उठ के मुझे सेशन देखना है। ये एक हैबिट बना लो, एक इवेंट, ये इसलिए सुबह 5 बजे सेशन भी मैंने रखा है। अगर आप ये एक हैबिट बना लो कि यार मुझे देखना ही, और एक दूसरे को थोड़ा सा चैलेंज करो, क्या तुम उठो मैं भी उठता हूँ, इस तरीके का एक डिसिप्लिन बना लो। सुबह थोड़ा रात को जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठ जाओ, और फिर उसके बाद आप अपना जो कंटेंट है इसके नोट्स बना लिए, फिर अपनी जो भी चीज़ें एक्टिविटी, फिर 9 बजे के आसपास आपका हिंदू सेशन आ जाएगा। बस आपका मॉर्निंग में सारा करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गया। आप अपना स्टैटिक पार्ट और अपने ऑप्शन पे ध्यान दें। डिसिप्लिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए थोड़ा सा आप अपने आप को चैलेंज ज़रूर से करना पड़ेगा। और जो इस संडे को टेस्ट है रात को 9 बजे, वो प्लीज़ दें, ठीक है। वो भी चीज़ें हैं, उसमें मैं 2 साल का करंट अफेयर्स कवर कर रहा हूँ। धीरे धीरे एक बुक भी निकाल दूंगा आप लोग के लिए, तो उससे आप लोग रिवाइज कर लें 2024 की जो तैयारी कर रहे हैं। बट अभी अगर आप इन चीज़ों को 5M सीरीज़ को कवर करते जाएंगे, बहुत बड़ा मेजर चंक आपका कवर हो जाएगा। साथ साथ में नोट्स बनाते जाना है शॉर्ट में, ठीक है। तो वेगाई रिवर कहाँ पे, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट देखो, वेगाई रिवर जो है केरला स्टेट में नहीं मेंशन है इसमें कि इट इज़ देयर इन केरला स्टेट। तो केरला नहीं है, तमिलनाडु में है, तो ये कॉमन सी बात है। ये नीलगिरी हिल्स में, पेरियार प्लेटू ऑफ वेस्टर्न घाट में आपकी ये ओरिजिनेट होती है, ये यहाँ पे ये मेंशनड है। तो ये बेसिकली नीलगिरी हिल्स में नहीं ओरिजिनेट होती है, बेसिकली ये ओरिजिनेट होती है वारुसनाडु करके जो हिल्स हैं, वारुसनाडु करके जो हिल्स हैं वहाँ से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। तो ये नीलगिरी हिल्स नहीं है, बाकी सही है। वाटापाराई फॉल्स जो है इस रिवर पे लोकेटेड, ये सही है। तो देखो ये गलत हो गया, ये गलत है। तो अब वेगाई रिवर से लिख लो कि तमिलनाडु में ओरिजिनेट होती है, तमिलनाडु की रिवर है। वारुसनाडु हिल्स यहाँ से ओरिजिनेट होती है, और वाटापाराई फॉल यहाँ पे लोकेटेड है। तो ये स्टेटमेंट सही है। आंसर क्या होगा? ओनली वन। अब देखो ये ज्योग्राफी का टॉपिक है। ज्योग्राफी के सारे प्रश्न मैंने इस बार मेंस में भी 20 में से 12 प्रश्न के आपको वीडियो बना के डाल दिए कि मेरे देव जो सेशंस मैंने लिए हैं 1-1.5 साल के अंदर, वहाँ से पूछा। मुझे इसमें सिर्फ यही हाईलाइट करना है कि अगर आप न्यूज़पेपर को जो जिस तरीके से यूपीएससी में कवर किया जाता है, अगर कोई कवर करता है तो उसको बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। विद स्क्रीनशॉट मैंने शो किया है, आप लोग जाके देखो, उसमें डेट भी पड़ी हुई, चाहे उस सेशन को उस दिन का देख लो, पूरा एक्सप्लेन्ड है। पेपर 2-3 तो पूरा ही कंटेम्प्रेरी आस्पेक्ट ही आता है, तो उसमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और प्रीलिम्स में भी यही हाल है, पूरे आईआर से ही रिलेटेड ज्योग्राफी के मैपिंग के प्रश्न सारे आते हैं। तो अब ये सब जगह न्यूज़ में है, ये मैं कोई आपको ऐसा नहीं कोई स्टैटिक पढ़ा रहा हूँ, ये सब न्यूज़ में है। अगर आप सर्च करोगे ना, सब न्यूज़ में है। अब स्लाइड बनी है मेरे पास अलग से भी, जिसमें वो स्क्रीनशॉट भी पड़ा है, बट मैं पीडीएफ में कर रहा हूँ, जिससे कि आसान हो जाता है चीज़ें कवर कर पाना। बट अगर आपको कभी कोई डाउट हो कि यार कौन से डेट की है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उसमें स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा। विथ रेफरेंस टू देखते हैं, तो यहाँ पे जियोग्लिफ करके दे रखा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन 5th है। तो यहाँ पे देखो, ये जो है जियोग्लिफ है, अगर आप देखोगे ना, ये जियोग्लिफ करके है, ये भी अभी हाल फिलहाल न्यूज़ में है। तो ये जियोग्लिफ है, आप एक बार देख लो इसको। तो ये देखो, जियोग्लिफ आर फॉर्म ऑफ रॉक आर्ट वेयर अ डिज़ाइन आर फॉर्म ऑफ रॉक आर्ट वेयर अ डिज़ाइन और मोटिफ इज एच्ड ऑन द ground using stone, iron or some other tools used by prehistoric humans. The most famous geoglyph are located are the Nazca lines in Peru. Nazca lines पेरू के अंदर है, और इसमें इनकी साइज़ दे रखी है 40 मीटर इन लेंथ। फॉर एन आर्ट फॉर्म टू बी रिगार्डेड एज जियोग्लिफ इट मस्ट जनरली बी मोर देन 40 मीटर इन लेंथ। तो 40 नहीं है, ये 4 मीटर है, ठीक है, 4 मीटर इन लेंथ होता है। तो ये तो गलत हो गया। जियोग्लिफ का मैंने इमेज आपको दिखा दी, ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। सबसे फेमस जो है नजका लाइन्स पेरू, यहाँ पे लोकेटेड, तो ये स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है। इसी चीज़ को हम लाइन पे लिखा हुआ है कि इट्स अ फॉर्म ऑफ आर्ट, जहाँ पे जो मतलब स्टोन के माध्यम से इस टाइप का डिज़ाइन जो है वो डेवलप आपका इस प्रकार से किया जाता है। तो जियोग्लिफ आपको ध्यान में रखना। तो यहाँ पे
आंसर इसका क्या होगा, ओनली 2, क्योंकि थर्ड वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द ट्रीटी ऑफ कन्वेंशनल आर्म फोर्सेस इन यूरोप। ये ट्रीटी के ऊपर है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये न्यूज़ में भी है। तो ये जो ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ कन्वेंशनल आर्म फोर्सेस इन यूरोप, दिस वॉज नेगोशिएटेड एंड कंक्लूडेड ड्यूरिंग द लास्ट ईयर ऑफ द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर जब कब खत्म हुआ, जैसे 1990s अर्ली 90s में ख़त्म हुआ, और ये यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर की स्थिति थी। तो जैसे अगर आप देखोगे तो जैसे जब आपका वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो दो मेजर पोल्स ऑफ पावर थे, एक तरफ क्या था यूएसए, दूसरी तरफ आपका था यूएसएसआर। अब इनके पास बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि आर्म्स एम्युनिशंस थे, तो इसके लिए बहुत सारी ट्रीटी साइन की गई थी कि किस तरीके से ये जो भी आर्म्स एम्युनिशन है उसको कम करे। तो जब कोल्ड वॉर की स्थिति आपकी लास्ट ईयर था, मतलब वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुआ, उस वक्त कोल्ड वॉर शुरू हुआ, अर्ली 90s के अंदर कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ, तो यहाँ पे उसी समय कंक्लूड भी किया गया था और रशिया इसका हिस्सा बना था, साइन और रेटिफाई उसने किया था। अब इसमें रिसेंटली रशिया ने विड्रॉ किया है, रशिया ने कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी से भी विड्रॉ कर लिया है, क्योंकि देखो युद्ध की स्थिति जो बन रही है, जो टेंशन इन देशों के बीच में बढ़ रहा है, तो वो एक मैटर ऑफ कंसर्न है। तो देखो ये गलत है। और यहाँ पे क्या है कि जो भी कन्वेंशनल मिलिट्री इक्विपमेंट इन यूरोप एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एक्सेस, जो एक्सेस वेपनरी है उसको ख़त्म करना, जो भी यूरोप के अंदर आपके कन्वेंशनल मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं उनको लिमिट करना, ये सब इसका एम था। तो ये पहला और दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। आंसर यहाँ पे ओनली टू का मतलब 3 में से 2 स्टेटमेंट आपके सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैड रिसेंटली रिलीज्ड अ फाइनल गाइडलाइंस on the information technology governance for the regulated entities like bank, non-bank financial companies, credit information companies and other financial entities। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो रेगुलेटरी एंटिटीज़ हैं उनके कंटेक्स्ट में कुछ गाइडलाइंस आपकी आई हैं। नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, एज पर द न्यू गाइडलाइंस रेगुलेटरी एंटिटी विल हैव टू सेट अप अ बोर्ड लेवल IT स्ट्रेटजी कमिटी। एक IT स्ट्रेटजी कमिटी का गठन आपका किया जाएगा, ठीक है, जो कि हेड किया जाएगा एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से। चेयरपर्सन जो है वो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और उसका IT एक्सपर्टीज़ होना चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। नई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग दो जो रेगुलेटरी एंटिटी है मस्ट अपॉइंट सफिशिएंट सीनियर लेवल टेक्निकली कॉम्पिटेंट पर्सन इन IT रिलेटेड एस्पेक्ट एंड हेड एज अ हेड ऑफ IT फंक्शंस। ठीक है, तो मतलब जो भी आप कह सकते हैं कि IT स्ट्रेटजी कमेटी का जो गठन आपका किया जाएगा, तो उसमें क्योंकि IT से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो उस एरिया से जो भी एक्सपर्टीज़ है, सीनियर लेवल के जो पर्सन है, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है, उन्हीं को अपॉइंट किया जाएगा। तो यहाँ तीनों ही स्टेटमेंट अगर कॉमन सेंस से रीड करोगे तो सही है। देखो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन पढ़ने की आपको आदत होनी चाहिए। अगर आपको आदत नहीं है तो फिर आप इग्नोर करोगे इनको। ठीक है, वन लाइनर जैसी चीज़ों को देखो, उसमें कोई ऐसा एक्सपर्टीज़ नहीं चाहिए, ना पढ़ाने में, ना आपको मतलब ना पढ़ने में। आप कोई भी मैगजीन उठा के वन लाइनर चीज़ें कर सकते हो एग्जाम में, अगर आप कोई दूसरे एग्जाम की तैयारी करो। नेक्स्ट देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्लूस्चियस सोपका वॉल्केनो। इट इज़ अ शील्ड वॉल्केनो, हाईएस्ट माउंटेन है साइबेरिया, हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो है यूरेशिया के अंदर। वॉल्केनो इज़ अ पार्ट ऑफ नेचुरल वॉल्केनो ऑफ कामचटका, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये मैंने हिंदू सेशन में भी आप लोग को पढ़ाया हुआ है। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना, ये अगर आप थोड़ा सा देखो तो ये देखो ये क्या है, ये है, ये आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो है ये पिक्चर है दैट इज स्ट्रेटो वॉल्केनो। तो ये जो वॉल्केनो है वो स्ट्रेटो वॉल्केनो, जैसे मान लो ये वॉल्केनिक इरप्शन होता है, यहाँ से इरप्ट हो रहा है, और ये है शील्ड वॉल्केनो। तो ये जो वॉल्केनो हम देख रहे हैं ये शील्ड वॉल्केनो नहीं है। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रेटो वॉल्केनो, इट्स अ स्ट्रेटो वॉल्केनो। तो ये स्ट्रेटो वॉल्केनो है, आप इमेज देख सकते हो ना, तो ये स्ट्रेटो वॉल्केनो, दिस इज एन इमेज ऑफ अ स्ट्रेटो, दिस इज एन इमेज ऑफ अ स्ट्रेटो वॉल्केनो। तो ये ध्यान में रखना है, ये स्ट्रेटो वॉल्केनो, शील्ड वॉल्केनो। तो यहाँ पे अगर स्टेटमेंट देखोगे तो ये शील्ड वॉल्केनो लिखा है, तो इट्स नॉट अ शील्ड वॉल्केनो, इट्स स्ट्रेटो वॉल्केनो। स्ट्रेटो वॉल्केनो में जैसे इस टाइप से वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है और ये ऐसा करके इरप्ट हो रहा है, यहाँ पे अंदर ही ये इरप्शन हो रहा है, फिर ये इस टाइप से आपका जो ये स्ट्रक्चर है शील्ड वॉल्केनो का है। ठीक है, तो यहाँ पे एक इस पहला वाला स्टेटमेंट सही है, गलत है बाकी दोनों सही हैं। ठीक है, तो 2 स्टेटमेंट्स इसमें सही है, इसलिए आंसर होगा ओनली 2। सो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। सेशन को लाइक करें। जो द हिंदू का सेशन है वो आपका 9 बजे के आसपास आपको मिल जाएगा, उसको देखें। इस सेशन को सुबह उठें, और जब सेशन प्रीमियर एग्जैक्ट 5 मॉर्निंग को 5 AM को शुरू हो जाता है, सबसे पहले आपको होना चाहिए, सबसे पहले कमेंट कर दो कि मैं प्रेजेंट हूँ। डिसिप्लिन अगर आप लेकर आओगे इन छोटी छोटी चीज़ों से, तो ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, सब ये डिसिप्लिन का ही खेल है पूरा एग्जाम। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।